हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। बायोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें टॉपिक 1 और 2 का पार्ट 1 हम क्लास कर चुके हैं। आज टॉपिक 2 यानी कोशिका का जो है पार्ट 2 क्लास करेंगे। पार्ट 2 पिछले क्लास में मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे पहले राइबोसोम के बारे में चर्चा कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं 6 नंबर से। 5 में राइबोसोम था। एक नोट को फिर से पढ़ लेते हैं कि स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है। मतलब लाल रुधिर कण में जो है राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। लाल रुधिर कण द्वारा जो है प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता है। 6 माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने इसकी खोज की थी कब? तो 1886 में। 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? तो बेंडा ने दिया था। किसने? बेंडा ने दिया था। आगे है कि यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। कोशिका में जो है इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहते हैं? शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम यानी राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का विखंडन जो है माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो किस विधि द्वारा विभाजित होता है? तो विखंडन द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। नोट है कि डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावे जो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। साथ है गोल्जी वड़ी। इसकी खोज कैमली गोल्जी ने किया था। कौन किया खोज तो कैमली गोल्जी ने किया था। इटली के नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचना है। यह केंद्रक के चारों ओर जो है घनी रंजित और जालीदार संरचना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुटिका के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या करती है? तो बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार जो है गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कर सकते हैं। यानी कोशिका के अणुओं का जो यातायात प्रबंधक है किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण संकरा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या कराता है? तो राइबोसोम निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी का ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। आगे आते हैं आपको लाइसोसोम में। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम खोज किसने किया था? डी डुबे वैज्ञानिक ने किया था। यह सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण जो है संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम जैसे हाइड्रोजिलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। ये आत्महत्या के थैली यानी सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। किससे? तो लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है। आगे आपको नोट में
कि स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाएं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के, जैसे कि स्तनधारियों में जो आरबीसी होते हैं लाल रक्त कणिका, उसमें जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब आते हैं 9 नंबर लवक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड की बात करें तो ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कौन? तो प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट एवं वर्णीय लवक जो है क्रोमोप्लास्ट। अब हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो यह हरा रंग का होता है, हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी के सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसीलिए हरित लवक को पाइप कोशिका की रसोईघर कहते हैं। इसीलिए जो है हरित लवक को पादप कोशिका की रसोईघर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। किसमें राइबोसोम पाया जाता है? हरित लवक में। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्व प्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में Mg यानी मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में Mn यानी मैग्नीज, Fe यानी लोहा, Cu तथा कॉपर तत्व पाए जाते हैं। किसमें? हरित लवक। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, हाँ ये याद रखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज पाया जाता है, लोहा तथा कॉपर तत्व पाए जाते हैं। ये सब हरित लवक के ही भाग है यानी क्लोरोप्लास्ट के। पत्तियों का रंग पीला उनमें केरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। यानी पत्तियों का जो रंग पीला पड़ जाता है बाद में, तो क्यों हो जाता है? तो केरोटीन के वजह से हो जाता है। अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो यह रंगहीन लवक है। कैसा है? तो यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसा कि जड़ों में, भूमिगत तना आदि में यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। यानी इसमें मंड यानी स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाएं का भी संग्रह होता है। किसमें? अवर्णीय लवक में जो है मंड, वसा, प्रोटीन कणिकाओं का क्या होता है? तो संग्रह रहता है। वर्णीय लवक की बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये रंगीन लवक है। कैसे है? तो रंगीन लवक है जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। ये पौधे के जो है जैसे कि पुष्प हो गया, फल, भित्ति हो गया, बीज आदि में पाया जाता है। वर्णीय लवक के अन्य उदाहरण की बात करें तो टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में केरोटीन और चुकंदर में विटामिन, ये सब वर्णीय लवक के उदाहरण हैं। यहाँ पर टमाटर में लाइकोपिन रहता है, गाजर में केरोटीन, चुकंदर में विटामिन, ये सब जो है वर्णीय लवक के उदाहरण हैं। वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है फाइकोसाइनिन है। ये याद रखिएगा कि जैसे कि हम सबको जो परावैंगनिक किरणों से बचाता है वो तो ओजोन है, लेकिन पौधे को जो बचाता है वो फाइकोसाइनिन वर्णक। ऐसे तो ओजोन सबका रक्षा करता है, लेकिन पौधे में जो स्पेशल होता है एक, वो फाइकोसाइनिन होता है जो उसे परावैंगनिक किरणों से क्या करती है? तो बचाती है। 10 नंबर है राजधानी यानी वैक्यूल्स। यह कोशिका के निर्जीव रचना है। यह कोशिका कैसी रचना है? तो निर्जीव रचना है वैक्यूल्स यानी राजधानी। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिका में यह जो है अनेक वह बहुत छोटी होती है। जंतु कोशिका में वो अनेक वह बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में यह जो है कोशिका का 90% स्थान घेरता है। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है। राजधानी जो है एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। अविवा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अविवा में संकुचनशील राजधानी जो है उत्सर्जन के लिए क्या है? तो महत्वपूर्ण है। 11 यानी केंद्रक न्यूक्लियस की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। किसने खोज किया था न्यूक्लियस की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या है? तो केंद्रक है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नामक फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिन जो नाम है किसने दिया? तो फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र कहते हैं। यही धागा जो है
गुणसूत्र कहलाता है यानी क्रोमोसोम कहलाता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र मतलब प्रत्येक जातियों में क्या होती है, तो एक निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जो है एक जेली के समान एक क्या होता है, एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मतलब प्रत्येक गुणसूत्र में एक जेली के समान क्या होता है, यानी इसमें जो है एक जेली समान भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोनीमाटा। क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा जो है एक अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमोमाटा कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र जो है कितने क्रोमेटिड का बना होता है, तो 2 क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं उस पर, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को क्या करते हैं, तो हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। आनुवंशिक गुण जो है मैं किस वजह से आता है, तो गुणसूत्र के वजह से ही आता है। चूँकि ये जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्र के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसीलिए गुणसूत्र को वंशागति का क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। गुणसूत्र जो है वंशागति का वाहक है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है। क्रोमेटिन के अलावा जो है केंद्रक में एक सघन गोल एवं रचनाएं दिखलाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेशन यानी शूटन एवं बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था, गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत जो है शूटन एवं बोवेरी ने दिया था। अब देखते हैं कि आगे पढ़ते हैं डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए एवं आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ें तो डीएनए की अधिकांश मात्रा जो है केंद्रक में होती है। कि यहाँ पे केंद्रक में होती है। इसकी कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। कुछ मात्रा या तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगी या तो नहीं तो हरित लवक में होगी। किसके, डीएनए एवं आरएनए की। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए कैसे होते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी चेन डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ 2 भाग में होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है 2 भाग होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड 2 भाग होते हैं, शुगर और बेस यानी क्षार। शुगर और दूसरा होता है बेस यानी कि क्षार। अब क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार के बारे में थोड़ा सा बोला रहे बट पढ़ा जा सकता है। क्षार यानी बेस क्या है, डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में जो उपस्थित क्षार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन यानी ए, गुआनिन यानी जी, थाइमिन यानी टी तथा साइटोसिन यानी सी। क्या होता है आपको, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में अनुसंख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। जैसे कि ए, इसका जो देखिए समीकरण दिया हुआ है, ए जो है एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है तीनों में, दोनों में। 1953 ईस्वी में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया। इस काम के लिए उन्होंने सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें जो है वाटसन एवं क्रिक को 1962 में इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया, यानी उनको मिला। आगे देखते हैं, नोट दिया है कि फोटो 51 डीएनए की एक्सरे विवर्तन छवि यानी डिफ्रैक्शन इमेज है, जिसे 1952 में किंग्स कॉलेज लंदन में रोजलिंड फ्रैंकलिन और रेमंड गोसलिंग द्वारा लिया गया था। इस चित्र का नाम जो है फोटो 51 रखा गया क्योंकि फ्रैंकलिन द्वारा लिया गया 51वां विवर्तन फोटोग्राफ था। क्या था, तो 51वां जो विवर्तन लिया गया वो फोटोग्राफी था।
इससे वैज्ञानिक को डीएनए की त्रिआयामी संरचना का समझने में मदद मिली है। किससे? तो फोटो 51 से। इससे क्या मिला इनको मदद कि इसमें जो है डीएनए की त्रिआयामों संरचना का को समझने में मदद मिला है फोटो 51 के द्वारा। यह चित्र डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को द्विकुंडली संरचना को प्रदर्शित करती है। द्विकुंडली संरचना क्या करती है? तो प्रदर्शित करती है। डीएनए का कार्य पढ़ते हैं। डीएनए का कार्य पूछता है। डीएनए का कार्य यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संरचना करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कौन? तो डीएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है अरविंद खुराना ने किया था। किसने? तो अरविंद खुराना ने किया था प्रयोगशाला में। आरएनए का निर्माण देखते हैं। आरएनए का निर्माण यानी ट्रांसपिरेशन आरएनए का निर्माण डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। यह क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इससे नाइट्रोजन बेस थायमिन का स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। कुछ समय के बाद जो है आरएनए की समजात श्रृंखला क्या आ जाती है? तो अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरएनए, दूसरा टीआरएनए, तीसरा होता है एमआरएनए। आरआरएनए जो है राइबोसोमल आरआरएनए को बोलते हैं। ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं। आर मतलब राइबोसोम, और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। आर मतलब राइबोसोम आरएनए। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, ठीक से ट्रांसफर हो जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। क्या करते हैं कि यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल को जो है राइबोसोम पर लाते हैं, जहां पर प्रोटीन क्या होता है? तो बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। मैसेंजर यानी क्या करेगा? संदेशी वाला काम करेगा। यह केंद्रक के बाहर क्या करता है? तो विभिन्न आदेशों को लेकर एमिनो अम्ल को चुनने का मदद करता है कि कौन हमारे लिए इफेक्टिव है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर की अगर बात करें, डीएनए एवं आरएनए में क्या अंतर क्या है? तो डीएनए इधर आरएनए है। तो पहला है कि इसमें डीऑक्सीराइबोसोम श्रृंखला होती है। इसमें जो है डीऑक्सीराइबोसोम श्रृंखला होती है, और इसमें राइबोसोम क्या होते हैं? इसमें राइबोसोम श्रृंखला होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोसोम श्रृंखला होते हैं, लेकिन इसमें बस राइबोसोम श्रृंखला होती है। दूसरा है इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं। इसके जो बेस होते हैं या तो एडेनिन होंगे, ग्वानिन होंगे, थायमिन होंगे एवं साइटोसिन होंगे। लेकिन इसमें जो है बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आता है। इसमें जो है बेस थायमिन की जगह क्या आ जाता है? तो यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। कौन? तो डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो है केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। क्या कहता है कि डीएनए मुख्यतः केंद्रक में ही पाया जाता है, लेकिन आरएनए की अगर बात करें तो यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। आगे देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। पादप एवं जंतु कोशिका में जो है मुख्य अंतर की अगर बात करें तो पादप कोशिका और इधर है जंतु कोशिका। इधर है पादप कोशिका, इधर है जंतु कोशिका। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में जो है इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है? तो अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में इसमें लवक पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में तारका यानी सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहते हैं। तारकाएं क्या होते हैं? तो अनुपस्थित होते हैं पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में तारकाएं जो है उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? तो उपस्थित होते हैं। आगे पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका क्या होती है? छोटी होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में इसका आकार लगभग आयताकार होता है। इसका आकार जो है लगभग आयताकार होता है, लेकिन इधर जो है इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। क्या होता है? आकार इसका लगभग वृत्ताकार होता है जंतु कोशिका में। आगे आते हैं, इसमें जो है आपको दिया हुआ है कि कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता। कोशिकीय अंग एवं उनके खोजकर्ता की अगर बात की जाए,
तो इधर है कोशिकीय अंग, इधर है खोजकर्ता, यानी किसका जो है कौन कौन खोज किया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया, तो क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया, तो स्पिंच पर क्या थे, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। तारकाय की खोज किसने किया, तो बॉबेरी ने किया। गोल्जी काय का जॉर्ज गोल्जी की गोल्जी काय खोज किसने किया, जॉर्ज गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने किया। एस्फिरोसोम का खोज किसने किया, पर्नर। एस्फिरोसोम की खोज पर्नर ने किया। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने किया। केंद्रिका की खोज किसने किया, तो फोंटाना ने किया। कोशिकीय अंग है केंद्रिका खोज किसने किया, तो फोंटाना। क्रोमोसोम का खोज किसने किया, तो होफमिस्टर। क्रोमोसोम का खोज किसने किया, होफमिस्टर। अंतर्द्रव्य जालिका खोज किसने किया, तो पॉटर ने किया। अंतर्द्रव्य जालिका खोज पॉटर ने। लाइसोसोम की खोज किसने किया, सी डी डुबे ने किया। और राइबोसोम की खोज किसने किया, तो पैलेट। जीवद्रव खोज किसने किया, डूजार्डिन। और केंद्रक कला खोज किसने किया, तो हर्टविग ने किया। एक बार और क्या करते हैं, स्पीड से पढ़ लेते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट स्पिंचर कहते हैं स्पिम्पर। तारकाय बॉबेरी। गोल्जी काय जॉर्ज गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन। एस्फिरोसोम पर्नर। क्रोमेटिन खोज फ्लेमिंग। केंद्रिका खोज फोंटाना। क्रोमोसोम खोज हॉफमिस्टर। अंतर्द्रव्य जालिका खोज पॉटर। और आगे जो है आपको लाइसोसोम की खोज सी डी डुबे। राइबोसोम की खोज पैलेट। जीवद्रव्य खोज डूजार्डिन। केंद्रक कला खोज हर्टविग। आगे देखते हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की बात करें तो कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा था। किसने देखा था, तो बिरचाउ ने देखा अपने प्रयोग में। कोशिका के विभाजन जो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन की बात करें तो यह विभाजन अविकसित कोशिका जैसे कि जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। असूत्री विभाजन जो है यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि हो गया जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन की बात करें यानी मिटोसिस की अगर बात करें तो मिटोसिस जो है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था। जर्मन के जीव वैज्ञानिक जो है वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। इस विभाजन कायिक कोशिका जो है, यह विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन जो कहाँ पे होता है, तो कायिक कोशिका में होता है। ठीक है। और असूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, तो जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वहाँ पे असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो कायिक कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए जो है, पहला है कि अंतरावस्था यानी इंटरफेज, पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, मध्यावस्था यानी मेटाफेज, पश्चावस्था यानी एनाफेज, अनंतावस्था यानी टेलोफेज। आगे देखते हैं कि यह जो विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल, 2 संतति सेल का निर्माण होता है यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। क्या होती है, जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था यानी एनाफेज सबसे छोटी होती है। समसूत्री विभाजन की जो पश्चावस्था यानी एनाफेज जो है वो सबसे छोटी होती है। वह केवल जो है 2 से 3 मिनट में ही समाप्त हो जाता है। केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। तीसरा है आपको अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें यानी म्यूसिस की तो फॉर्मर तथा मोरे 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को म्यूसिस नाम दिया। क्या दिया, तो म्यूसिस नाम दिया। कौन नाम दिया, तो फॉर्मर तथा मोरे ने 1905 में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज है सर्वप्रथम बिजमैन ने। किसने किया, तो बिजमैन ने किया था। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। बिजमैन ने सर्वप्रथम इसकी खोज की अर्धसूत्री विभाजन की,
लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन जो है किसने किया, तो स्टार्न्सबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया था। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। यह विभाजन कहाँ पे होता है, तो जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है निम्न 2 चरण में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है निम्न 2 चरण में पूरा होता है। पहला है आपको अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री द्वितीय 2 चरण में पूरा होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट में जो है गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्था होती है। कितने, 4 अवस्थाएं होती है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होते हैं, याद रखिएगा 4। एक होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एवं टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था होती है, सबसे लंबी होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। कितने, तो 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। इसका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एवं डाइकिनेसिस। ये 5 अवस्थाएं होंगी उनके। अब आते हैं लेप्टोनिन के बारे में पढ़ते हैं। लेप्टोटीन के बारे में, लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। किसे, लेप्टोटीन में। इन्हें क्रोमिनोमेटा कहते हैं। क्या कहलाता है, यह क्रोमिनोमेटा कहलाता है। यानी लेप्टोटीन में जो है गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें जो है क्रोमिनोमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। गुणसूत्र की संख्या, इस अवस्था में गुणसूत्र धीरे धीरे संगठित हो जाते हैं। क्या होता है, धीरे धीरे संगठित हो जाते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाई देने लगते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाई देने लगते हैं। जाइगोटीन की अगर बात करें, समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। समजात यानी समान जो गुणसूत्र होते हैं एक साथ मिलकर जो है जोड़ा बनाते हैं। इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस कहते हैं यानी साइनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। सेंट्रियोल जो है एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका क्या होती है, तो बड़ी हो जाती है। क्या होती है, केंद्रिका बड़ी हो जाती है। तीसरा देखते हैं, पैकेटिन के बारे में पढ़ते हैं। पैकेटिन के बारे में, पैकेटिन प्रत्येक जोड़ा के गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। ठीक है। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्र या क्रोमेटिडों में बढ़ जाता है। क्या होता है कि 2 अनुजात गुणसूत्र या क्रोमेटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्र के एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। 2 समजात गुणसूत्र के एक द्विज से जो है 4 क्रोमेटिड बनते हैं। 4 क्रोमेटिड बनते हैं, 4 क्रोमेटिड बनते हैं, 4। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। 2 मातृ या 2 पितृत होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमेटिड जो है क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। क्या होता है कि क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग जो होता है दूसरे क्रोमेटिड के टूटे हुए स्थान से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी अलग अलग, यानी टूटा है, अलग अलग क्रोमेटिड टूटा है आपस में। तो ये क्या होगा, जैसे कि ये बट गया 1-2 में और ये बट गया 1-2 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से मिल जाएगा, ये दूसरा इसके फर्स्ट वाले से मिल जाएगा। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का जो नए ढंग से वितरण हो जाता है। इस प्रकार जो नए जीन का मतलब इस प्रकार के जीन का जो है नए ढंग से क्या हो जाता है, तो वितरण हो जाता है। आगे देखते हैं। अर्थात जीन विनिमय पैकेटिन अवस्था में होता है। जीन का जो विनिमय है किस अवस्था में होता है, तो पैकेटिन अवस्था में ही होता है। इस क्रिया में रिकोम्बिनेज एवं एंजाइम भाग लेता है। रिकोम्बिनेज एवं एंजाइम भाग लेता है। रिकोम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टिक क्रोमेटिड के ही बीच होते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो हमेशा नॉन स्टिक क्रोमेटिड के बीच होते हैं। याद रखिएगा ये नोट कि क्रॉसिंग ओवर जो है हमेशा किसके किसके बीच होता है, तो नॉन स्टिक क्रोमेटिड के ही बीच होता है। अब आते हैं डिप्लोटिन। डिप्लोटिन की बात करें तो समजात गुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं। समजात गुणसूत्र जो है वो अलग अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं। जोड़े के जो 2 सदस्य होते हैं पूर्ण रूप से
अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। क्या होता है? एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइजे जमाटा कहते हैं। काइजे जमाटा है जो काइजे जमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। काइजे जमाटा का अंत्यकरण जो है, अंत्यकरण यानी टर्मिनेशनलाइजेशन हो जाता है। क्या होता है? तो काइजेमाटा का अंत्यकरण हो जाता है। काइजेमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं, यानी काइजेमाटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइजेमाटा का अंत्यकरण से जो है, अंत्यकरण से टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। 5 है कि डायकिनेसिस की अगर बात करें डायकिनेसिस की, तो केंद्रक कला वो केंद्रिका लुप्त हो जाती है। केंद्रीय कला और केंद्रिका क्या होते हैं? तो लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की अगर बात करें तो समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो है समसूत्री विभाजन के ही समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से अर्धसूत्री विभाजन से एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से जो है 4 संतति कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के एक जनक कोशिका जो होगा उससे क्या हो जाएगा? तो वो 4 डॉटर सेल में निर्माण हो जाएगा। 4 डॉटर सेल में निर्माण होता है। अब आते हैं समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है यहाँ से। तो पहला है कि समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है यह विभाजन काय कोशिका में होता है, यह विभाजन जो है काय कोशिका में होता है, पढ़ाएं ऊपर। अर्धसूत्री विभाजन जो है यह विभाजन जनन कोशिका में होता है, यह काय में होता है और यह जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन जो है इस विभाजन में कम समय लगता है, इसमें जो है कम समय लगता है, लेकिन इस विभाजन में क्या होता है? तो अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं। यह जो है समसूत्री विभाजन में एक कोशिका बनेगा क्या? तो 2 कोशिका बनेगा। लेकिन इस विभाजन में कोशिका 4 कोशिका का निर्माण होता है, यानी एक कोशिका रहेगा तो वो 4 छोटे छोटे कोशिका में क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। आगे, संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। आनुवांशिक विविधता जो है वो नहीं होती है। संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण जो है आनुवांशिक विविधता नहीं होती है, क्योंकि जैसे थे उनके माता पिता वैसे ही हैं। लेकिन संतति कोशिका में क्या होता है? संतति कोशिका में जनकों से भिन्न भिन्न गुणसूत्र होने के कारण जो है आनुवांशिक विविधता हो जाती है। आनुवांशिक विविधता हो जाती है किसमें? तो ये है आपको अर्धसूत्री। इसे बताए थे कि क्या होता है, तो कभी कभी ये फर्स्ट है यानी 2 कोशिका है, तो ये दोनों बढ़ के क्या हो जाता है? ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाता है, इसीलिए भिन्नता पाई जाती है। 5वां कि इसमें गुणसूत्र के पदार्थों में, इसमें गुणसूत्र के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र के आनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन अर्धसूत्री में जो है इससे विभाजन में गुणसूत्र के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। 6ठा, इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। इसकी प्रोफेज अवस्था क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन इसकी प्रोफेज अवस्था क्या होती है? तो लंबी होती है। इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है लेकिन इसकी जो लंबी होती है। तो समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन का आप देख सकते हैं अंतर। यह विभाजन काय में होता है, यह जनन कोशिका में होता है। यह कम समय लेता है, यह ज़्यादा समय लेता है। यह कोशिका जो है 2 कोशिका में बढ़ जाता है, लेकिन यह 4 कोशिका में बढ़ता है। यह जनक गुणसूत्र के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होता है, लेकिन इसमें आनुवांशिक विविधता होता है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र के आनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन इसमें जो आदान प्रदान होता है यह प्रोफेज अवस्था में होता है। लेकिन यह प्रोफेज अवस्था इसकी जो होती है प्रोफेज अवस्था में होती है, लेकिन इसकी प्रोफेज अवस्था क्या होती है? लंबी होती है और इसकी छोटी होती है। तो सेल चैप्टर मेरा खत्म होता है। सेल चैप्टर यहाँ लूसेंट का खत्म होता है और चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 यानी जैव विकास देख रहे हैं। चैप्टर 3 बायोलॉजी का जैव विकास। 1-2 चैप्टर लेना ही पड़ेगा क्योंकि जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति होता है, वो क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाता है।
जीव जंतुओं की रचना कायिक एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास यानी वितरण आदि से विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है। यानी क्या कह रहा है कि जीव जंतुओं की रचना जो होती है कायिकी, कार्यकी एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है। जैव विकास सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। क्या है? उन्होंने सिद्ध किया कि जीव जंतुओं की रचना कार्यकी एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंधों के आधार पर जो है सिद्ध किया गया है कि यह जैव विकास हुआ है। आगे देखते हैं कि लेमार्क और साहब हो गए, डार्विन हो गए, वैलेस हो गए, डिब्रीज हो गया आदि ने जीव विकास के संबंध में अपने अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंध को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण क्या है तो प्रस्तुत किया है। कौन कौन? तो लेमार्क, डार्विन, वैलेस और डिब्रीज, सबके पढ़ते हैं, सबके बारे में तो प्रस्तुत किए हैं। तो आपका इसमें क्या क्या हो जाएंगे? एक तो वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मकता भ्रौणिकी से प्रमाण, ये सब जो इससे प्रूफ किया गया है। भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण, आनुवांशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। आगे बात करें समजात अंग की। होमोलोजियस ऑर्गन की अगर हम बात करें, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन जो है उसमें समान होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण की सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा एवं मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना क्या होती है? तो एक जैसी होती है। ये सब क्या होती है? एक जैसी होती है। जैसे कि आपको बिल्ली का पंजा ले लीजिए, बिल्ली का पंजा ले लीजिए तो ये क्या होता है? आगे में होता है 2 पंजा, ठीक है। और मनुष्य का हाथ ले लीजिए तो मनुष्य का हाथ जो है हमारा, तो मनुष्य का जो हाथ लेते हैं तो ये मनुष्य का हाथ हो गया। तो इसमें क्या क्या रहा है कि मनुष्य का जैसे कि हाथ है ये दोनों, और बिल्ली का 2 पंजा है। तो बिल्ली जो अपना 2 पंजा है वो किस लिए यूज़ करती है? चलने के लिए यूज़ करती है। लेकिन अपने जो हाथ है, मनुष्य अपना हाथ वो हाथ वाले काम के लिए यूज़ करता है। लेकिन है वो उसका बिल्ली का ये हाथ ही है, लेकिन वो हाथ वाला काम नहीं करता, लेकिन हमारा हाथ वाला काम करता है। मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी को ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना कार्पल्स, मेटाकार्पस आदि अस्थियों होती है। क्या कह रहा है कि जैसे कि सील के फ्लिपर हो गया, चमगादड़ के पंख, ये सब क्या है? तो समजात अंग है। सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा एवं मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना, बिल्ली का पंजा और मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना, ये सब क्या है? तो एक समजात अंग है। इन सभी में क्या होता है? तो ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस आदि अस्थियाँ क्या होती है? तो होती है, जैसे कि हमारे में होती है। इनका भ्रौणिकीय विकास भी एक सा ही होता है। भ्रौणिकीय विकास यानी ये सब जो है, भ्रौणिकीय विकास यानी शुरू से जो उसका विकास होता है, एवोल्यूशन, जो एक ही जैसा होता है, परंतु इन सभी का कार्य क्या क्या होता है? तो अलग होता है। जैसे कि सील का फ्लिपर क्या होता है? तैरने के लिए होता है। लेकिन चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? तो उड़ने के लिए होते हैं। है क्या? समजात अंग है दोनों। घोड़े की टांग दौड़ने के लिए होता है, लेकिन मनुष्य का हाथ जो है वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। ठीक है। अब आते हैं समरूप अंग। समरूप अंग क्या होता है? समजात अंग ऐसा करते हैं कि समझ गए होंगे। समरूप क्या होता है? एनालोगियस ऑर्गन, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण समान दिखाई देते हैं लेकिन मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं। लेकिन क्या होगा कि हम काम तो सेम कर रहे हैं, दिखेगा भी सेम, लेकिन वो क्या होगा? उसकी जो मूल रचना होगी, परिवर्धन होगी, यानी भ्रूणीय परिवर्धन होगा, वो समरूप, वो क्या होगा? अलग होगा। ये सब क्या होगा? कहलाएंगे तो समरूप अंग कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि तितली हो गया। जैसे कि तितली पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं और देखने में क्या होता है? एक समान लगते हैं। तितली हो गया, जैसे कि तितली पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? तो उड़ने के लिए कार्य करते हैं और देखने में क्या होते हैं? एक समान लगते हैं, लेकिन इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियां के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा होता है, शरीर के भित्ति के भंज द्वारा होता है, यानी शरीर से निकला रहता है। और पक्षियों के पंख की रचना जो है इनकी अग्रपात पर परों द्वारा
चमगादड़ के पंख रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से होती है। तितली का क्या होता था, शरीर के अंदर से ही निकला रहता है, लेकिन ये जो पक्षी हो गया आपको बर्ड, और चमगादड़ की बात जो किया जा रहा है, ये इनके दोनों हाथ वाले होते हैं, ये इनको हाथ होते हैं, लेकिन इसी में क्या हो गया, पंख निकल जाते हैं, इससे क्या होता है, ये उड़ने के काम में आ जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये पंख है नहीं, ये क्या है, तो अग्रपाद है इसके, लेकिन क्या है कि दिखने में क्या लगता है, सेम है, काम सेम है, इसीलिए इसे समरूप पंख कहा गया। तितली के पंख उड़ने के लिए काम आता है और ये पक्षी के जो पंख है ये भी उड़ने के ही काम आता है, लेकिन दोनों के जो बनावट है, काम है, सेम है, लेकिन ये जो मूल इनका जो है भ्रूणीय विकास जो है ये अलग अलग है। तितली के शरीर से निकला है, लेकिन बर्ड का जो है वो भ्रूणीय, वो उसका अग्रपाद है। अवशेषीय अंग की बात करें यानी वेजिटेबल ऑर्गन के बारे में, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव में इनका महत्व क्या होता है, तो समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है। अवशेषीय अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवशेषीय अंग कहलाते हैं। क्या है कि वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है। विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, यानी कम होने लगता है। अवशेषीय अंग कहलाता है, जैसे कि कर्ण पल्लव यानी पिन्ना, त्वचा के बाल, वर्मी फॉर्म, एपिडिक्स आदि, ये सब क्या है, तो हमारे अवशेषीय अंग है। यानी अगर कर्ण पल्लव यानी अगर हमारा कान कट भी जाए ऊपर से तो हम सबको सुनाई देगा ही, अगर बाल नहीं भी रहेगा तो भी हम जीवन जी सकते हैं। ये सब क्या है, तो अवशेषीय अंग है। अगर बाल नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम रह सकते हैं। ये सब अवशेषीय अंग धीरे धीरे क्या होगा, इवोल्यूशन जब होगा धीरे धीरे हमारे शरीर से हट जाएंगे। जैसे कि आप पढ़े होंगे किताब में कि इंसान जो है बंदर से बना है, बंदर से इंसान बना है, और बंदर को पहले क्या था, तो पूंछ था, लेकिन एवोल्यूशन हुआ, पूंछ की ज़रूरत इंसान को नहीं थी। एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, तो पूंछ गायब हो गया। क्या हुआ, पूंछ तो गायब हो गया। तो धीरे धीरे ये सब जो अवशेषीय अंग है, ये सभी इंसान में धीरे धीरे एवोल्यूशन जब होगा, आगे लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं एवोल्यूशन होने में, तो उसके बाद ये गायब हो जाएंगे। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। क्या 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव जो है साइनोबैक्टीरिया थे। सर्वप्रथम जो है प्रकाश संश्लेषित जीव कौन है, तो साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। पक्षियों का विकास कहाँ से हुआ है, तो सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का जो विकास है मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनीय वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से ही हुआ है। स्तनीय वर्ग के जंतुओं का विकास भी किससे हुआ है, तो सरीसृपों से ही हुआ है। अब आते हैं जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी और विद्यमान थे, हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए। भूपटल के चट्टानों से परीक्षित मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। एवं इनके अध्ययन क्या कहलाते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैव विकास के सिद्धांत अगर पढ़ा जाए तो जैव विकास के सिद्धांत में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद क्या है, तो प्रमुख है। जिसमें जो है जैव विकास के संबंध में देखा जाए तो इनके अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें लैमार्कवाद हो गया, डार्विनवाद हो गया, उत्परिवर्तनवाद जो हो गया, ये सब प्रमुख है जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। पहला पढ़ते हैं लैमार्कवाद। क्या है लैमार्कवाद? लैमार्कवाद जो है लैमार्किज्म, लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जो है जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहते हैं। जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, मतलब बड़े रहेंगे। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। यानी जिसका हम अधिक यूज़ करेंगे उसका विकास चलता रहेगा, और जिसका हम कम यूज़ करेंगे उसका धीरे धीरे क्या होगा, तो घटेगा। इस अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, यानी जिराफ को खाने में दिक्कत होती थी, पहले उसकी गर्दन छोटा था,
और उसको जो है ऊपर के पत्तियों खाने में दिक्कत होती थी, वो क्या करते थे, ज़बरदस्ती कंठ को ऊंचा करके पत्तियों खाता था कंठ को ज़बरदस्ती ऊंचा करके। धीरे धीरे नेचर समझा कि इसको जो है गर्दन बड़ा इसका करना चाहिए ताकि इसको खाने में दिक्कत ना हो, तो इस धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और इसका जो है गर्दन बड़ा हो गया। उपार्जित लक्षण का अध्ययन जो है टोंटोलॉजी कहलाता है। टोंटोलॉजी क्या कहलाता है, तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, टोंटोलॉजी कहलाता है। डार्विनवाद के बारे में पढ़े तो डार्विनवाद जो है, डार्विनवाद जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जैव विकास के संबंध में जो है डार्विनवाद क्या है, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुराविशेषों का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। डार्विन को पुराविशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से लेकर 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। सभी जीवों में जो है प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यटन संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। दो सजातीय जीव जो है आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है। क्या होता है, कुछ विभिन्नताएं जो है जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर ही वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। बहुमुखी क्या होता है, बहुमुखी कहाँ पे, कि बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती, इकट्ठी होती रहती है, यानी जिनका ज़्यादा उपयोग होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, इकट्ठी होते रहेगा। और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति का बन जाता है। ठीक है, और काफ़ी समय के बाद मतलब एक ऐसा मतलब एवोल्यूशन होता है कि वो अपने वास्तविक जनजाति से क्या होता है तो भिन्न हो जाता है और एक नई जाति क्या होता है बन जाता है। नव डार्विनवाद का सिद्धांत है। नव डार्विनवाद, डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे से ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इनके समर्थक जो है इनमें कुछ शोध किए तथा नव डार्विनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसके अनुसार जो है किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है। किसी जाति पर जो है कई कारकों का जो है एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिसमें इस जाति के नए जाति बन जाते हैं। जिससे क्या होता है कि इस जाति से नई जाति बन जाता है। ये कारक है आपको विविधता, उत्परिवर्तन और प्रकृति, क्या कहते हैं, प्रकृति वर्ण। मतलब क्या होता है कि इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो उसे ज़्यादा नया जाति ही बन जाता है। क्या क्या रीजन है इसका, विविधता है, उत्परिवर्तन है और प्रकृति वर्ण है। आगे देखते हैं। चौथा है आपको जनन, उत्परिवर्तन जनन, प्राकृतिक वर्ण जनन। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण जनन। दूसरा हो गया आपको उधर। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार जो है प्रकृति वर्ण जनन, इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जो है जीन के साधारण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है जीवों की नई जातियां बनती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। कि किस कारण भिन्नता हो जाती है, जीन परिवर्तन कारण। और नव डार्विनवाद में है जो किस पे कौन कौन से कारक बताया गया है, तो विविधता, उत्परिवर्तन और प्रकृतिवरण, ये याद रखिएगा। अब आते हैं उत्परिवर्तनवाद पे। उत्परिवर्तन पूछता है कि यह सिद्धांत वस्तु ह्यूगो ड्यूब्रिज ने खोजा था। ह्यूगो ड्यूब्रिज ने दिया। ह्यूगो ड्यूब्रिज के द्वारा है जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया, यानी प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत में 5 प्रमुख तथ्य निम्न थे। कितने तथ्य, तो 5। पहला कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती है। आती है। दूसरा है कि इस प्रकार में उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य है उत्परिवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का जो प्रथम सदस्य है
उत्परिवर्तक कहलाता है और यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल होता है। यह जो है शुद्ध नस्ल होता है। तीसरा अगर देखें तो उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है। यह किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंग में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। उत्परिवर्तन जो है अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग या विशेष में अथवा अनेक अंगों में क्या होते हैं तो एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा है कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जातियों के विभिन्न सदस्यों में क्या है तो उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपयुक्त उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारियों उत्पन्न होते हैं, जैसे क्या कह रहा है कि उपर्युक्त जो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जो है अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो गए कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। फिर से देखते हैं तीसरा से कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंग में भी एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब क्या होगा कि ये अनिश्चित है और किसी एक अंग विशेष या अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं उत्परिवर्तन। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन का प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, यानी उनके नेचर से ही मिलता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जातियों के विभिन्न सदस्यों जो होगा, जैसे कुत्ता हो गया अलग, बिल्ली हो गया अलग, इंसान हो गया अलग, कीट पतंग हो गए, तो सभी में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग होगा। क्योंकि उपयुक्त उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जो है अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो गए कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। यानी ऐसे अलग ही भिन्न हो जाएगा, उन्हें एक जाति ही माना गया। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हम सब हो गए इंसान, हम सब बंदर से क्या हुए कन्वर्ट हुए, तो अब तो अलग ही जाति बन गए। हम सब बंदर तो है, इंसान हो गए, अलग ही बन गए, लेकिन हमारा ओरिजिन क्या था तो चिंपैंजी था। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार का परिवर्तन क्या कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। आगे है आपको अनुवांशिकी, चौथा चैप्टर अनुवांशिकी है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि बायोलॉजी सारा कवर करवाना है। बायोलॉजी सारा कवर करेंगे, ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि क्लास बंद अभी नहीं हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।